नमस्कार। जीएसटी की दुनिया थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? लेकिन इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बिजनेस के लिए किसी खजाने की चाबी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यानी आईटीसी। आज हम इसी खजाने को अनलॉक करने का तरीका बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, कोई भी बिजनेस हो, अपने कामकाज के लिए सामान या सर्विसेज खरीदने पर जीएसटी तो भरता ही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जो टैक्स चुकाया है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस भी मिल सकता है? जी हाँ, यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हाँ, ये मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। जीएसटी सिस्टम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है। ये न सिर्फ आपके चुकाए गए टैक्स को वापस दिलाता है, बल्कि आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी को भी काफी हद तक कम कर देता है। मतलब सीधा सीधा बिजनेस की लागत कम। तो ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। इस कमाल के तरीके को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आइए देखते हैं कि ये है क्या और ये किसी भी बिजनेस के लिए कितना कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये आईटीसी आखिर है क्या भला? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस अपने काम के लिए कोई सामान या सर्विस खरीदता है, तो वो उस पर जीएसटी देता है। फिर जब वो अपना फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है तो कस्टमर से जीएसटी लेता है। अब आईटीसी की मदद से वो अपनी बिक्री पर लगने वाले जीएसटी में से अपनी खरीद पर पहले ही चुकाए गए जीएसटी को घटा सकता है। इससे टैक्स पर टैक्स लगने वाला असर खत्म हो जाता है, और यही तो जीएसटी का एक सबसे बड़ा मकसद है। तो सवाल ये है कि इस आईटीसी का फायदा उठाने की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, किसी भी सफर की तरह इसकी शुरुआत भी तैयारी से होती है। पहला ये चेक करना कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और दूसरा हमारे पास सारे सही दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। और यहीं पर आता है आईटीसी का गोल्डन रोल, जो सीधा जीएसटी कानून के सेक्शन 16(1) से आता है। ये साफ साफ कहता है आईटीसी सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर क्लेम किया जा सकता है जो बिजनेस के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, पर्सनल खर्चों पर कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इस स्लाइड पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये 5 शर्तें आईटीसी क्लेम करने की नींव हैं। इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक पक्का बिल होना चाहिए, सामान या सर्विस असल में मिल चुकी हो, सप्लायर ने सरकार को टैक्स भर दिया हो, और हाँ, जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किया हुआ होना चाहिए। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा और उस पर 18% यानी 18,000 रुपए जीएसटी दिया। अब क्योंकि ये फर्नीचर बिजनेस के काम आ रहा है तो पूरे 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन यही फर्नीचर अगर घर के लिए खरीदा होता तो 0 आईटीसी मिलता। तो फिर सबूत के तौर पर क्या क्या चाहिए? रूल 36 कहता है कि आपके पास सप्लायर का दिया हुआ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, या अगर विदेश से सामान मंगाया है तो बिल ऑफ एंट्री जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये आपके क्लेम की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके बिना क्लेम टिक नहीं पाएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जीएसटीआर 2B में दिखने भी चाहिए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और ज़रूरी नियमों पर नज़र डालेंगे, जैसे कि पेमेंट की टाइमलाइन क्या है, और अगर किसी बिजनेस की कई ब्रांचें हैं तो आईटीसी को आपस में कैसे बांटा जाता है। ये नियम 37 बहुत ही ज़रूरी है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि पूरे सप्लाई चेन में कैश का फ्लो बना रहे। अगर किसी सप्लायर से सामान खरीद कर आईटीसी क्लेम कर लिया है तो 180 दिनों के अंदर अंदर उसे पेमेंट करनी होगी। अगर नहीं की तो जो आईटीसी क्लेम किया था उसे ब्याज के साथ सरकार को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब बाद में पेमेंट कर देंगे तो उस आईटीसी को दोबारा क्लेम कर सकते हैं। अब एक और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और उसकी ब्रांच पुणे और दिल्ली में भी है। अब अगर हेड ऑफिस पूरे देश के लिए किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पेमेंट करता है तो उस पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट किसे मिलेगा? मुंबई को, पुणे को या दिल्ली को? इसका जवाब है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईएसडी। रूल 39 के तहत हेड ऑफिस खुद को आईएसडी के तौर पर रजिस्टर कर सकता है। इससे उसे ये पावर मिल जाती है कि वो कॉमन सर्विसेज पर मिले आईटीसी को अपनी अलग अलग ब्रांच में उनके पिछले साल के टर्नओवर के हिसाब से बांट सके। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, 2 करोड़ टर्नओवर वाली मुंबई ब्रांच को 40% और 3 करोड़ टर्नओवर वाली पुणे ब्रांच को 60% क्रेडिट बांटा गया।
तो अगर हमारे एडवर्टाइजिंग वाले एग्जाम्पल में कुल आईटीसी 18,000 रुपए हैं, तो मुंबई ब्रांच को उसका 40% हिस्सा मिलेगा, यानी कि पूरे 7,200 रुपए। और इसी लॉजिक से पुणे ब्रांच को बचा हुआ 60% हिस्सा यानी 10,800 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा। तो आईएसटी मैकेनिज्म से ये पक्का हो जाता है कि क्रेडिट का बंटवारा सही और लॉजिकल तरीके से हो। देखिए, आईटीसी की राह हमेशा सीधी और सपाट नहीं होती। कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां बहुत सावधान रहना पड़ता है। अब हम बात करेंगे उन खास मामलों और खर्चों की जिन पर आईटीसी मिलता ही नहीं है। यहाँ दो सिचुएशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है आईटीसी उपलब्ध है पर लिया नहीं गया। इसका मतलब है कि क्रेडिट लेने के हकदार तो थे पर किसी वजह से क्लेम करना भूल गए। तो घबराने की बात नहीं है, कानून आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक इसे क्लेम करने का मौका देता है। दूसरा है आईटीसी उपलब्ध है पर ब्लॉक है। इसका मतलब है कि कानून ही कुछ खास खर्चों पर आईटीसी लेने से मना करता है, चाहे कुछ भी हो। और ये स्लाइड उन आम खर्चों को साफ तौर पर दिखाती है जिन पर आईटीसी ब्लॉक है। सेक्शन 17(5) के तहत कर्मचारियों के लिए खाने पीने का खर्च, पर्सनल यूज के लिए गाड़ी या एक नई ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, इन जैसे कई खर्चों पर आईटीसी की इजाज़त नहीं है ताकि सिस्टम का गलत इस्तेमाल न हो। तो हमने आईटीसी के इस सफ़र में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब आखिर में चलिए इन सभी ज़रूरी बातों को एक साथ एक जगह पर समेट कर देखते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, आईटीसी सिर्फ बिजनेस के इस्तेमाल के लिए है। दूसरा, पक्के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो GSTR 2B में दिखें। तीसरा, सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट करनी है। चौथा, कॉमन सर्विसेज के लिए क्रेडिट बांटने के लिए ISD का इस्तेमाल करना है। और आखिर में ब्लॉक किए गए क्रेडिट की लिस्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। इन सभी नियमों को समझने के बाद अब असली सवाल ये उठता है, क्या कोई बिजनेस अनजाने में टेबल पर पैसा छोड़ रहा है? क्या कोई ऐसा जायज़ आईटीसी है जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि अपने खाता बहियों पर एक नई नज़र डाली जाए और अपने हक के हर एक रुपए का दावा किया जाए।